हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जहां लिटरेचर सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी लिटरेरी थियोरी की जो हिस्ट्री को एक नए नज़रिए से देखती है, और इसका नाम है न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये थियोरी कहती है कि हर टेक्स्ट, हर कहानी बस इमेजिनेशन का नतीजा नहीं होती, वो अपने समय, अपने समाज, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। सोचो, अगर एक प्ले लिखा गया था 16वीं सेंचुरी में, तो उसके पीछे के हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना हम उसका असली मतलब कैसे समझ सकते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म हमें सिखाता है कि लिटरेचर और हिस्ट्री एक दूसरे से बात करते हैं, और इस कॉन्वर्सेशन को समझना ही इस थियोरी का मेन गोल है। वैसे तो न्यू हिस्टोरिसिज्म के ऊपर सारे क्वेश्चंस आप इन नोट्स से भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लेकिन फिर भी इन नोट्स को समझने के लिए, इन टर्म्स को करने के लिए ये वीडियोस ये आपकी हेल्प करेंगे। इसमें न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटीरियलिज्म, इको क्रिटिसिज्म, क्वेयर थियरी, ये सारी थियरीज हमने कवर की हैं। इसके अलावा सारे यूनिट्स और सारे टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। थियरी के ऊपर जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, प्रिस्क्राइब्ड हैं जो आपके सिलेबस में, HPSC के सिलेबस में, उन सब पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं हम उनको भी जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे न्यू हिस्टोरिसिज्म का इंट्रोडक्शन। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी थियरी है जो कहती है कि कोई भी टेक्स्ट, स्टोरी, पोएम अपने टाइम और कल्चर से अलग नहीं होती। जब कोई राइटर लिखता है तो उसका असर उसके टाइम के पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर पर भी होता है। ये थियरी 1980s में पॉपुलर हुई थी, और इस थियरी से जो मेन नेम जुड़ा है वो है स्टीफन ग्रीनबोल्ट का। उन्होंने बताया कि लिटरेचर को समझने के लिए हमें उस टाइम के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर को भी देखना चाहिए। सिर्फ स्टोरी नहीं पढ़ना, उसके बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थियरिस्ट तो ग्रीनबोल्ट ही हैं। इन्होंने 1980 में एक बुक लिखी थी, रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग, जहां उन्होंने एक आइडिया दिया। सेल्फ फैशनिंग मतलब लोग अपने आप को सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से डिजाइन करते हैं। जैसे किंग्स या लीडर्स अपनी इमेज बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से। इस थियरी के दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर है मिशेल फूको। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, पावर एंड नॉलेज। मतलब जो ज्ञान या नॉलेज होती है वो पावर से कनेक्टेड होती है। जैसे पुलिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स सब नॉलेज के थ्रू लोगों पे कंट्रोल करते हैं। ग्रीनबोल्ट ने न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म जो है वो 1982 के आसपास पॉपुलर बनाई थी, और 1989 में द न्यू हिस्टोरिसिज्म नाम की एक बुक आई जिसको हेरोल्ड विजर ने एडिट किया था। सो हेरोल्ड एरम विजर जो है वो भी इस थियोरी के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ये एडिटर हैं द न्यू हिस्टोरिसिज्म के, और आपको याद रखना है इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन। इस बुक की डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो है 1989, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंप्लाइड फाउंडेशनल एसेज ऑन द थियरी। अगले जो हमारे इंपॉर्टेंट थियरिस्ट हैं जो इस थियरी से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है जेन टॉपकिंस। इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू इस थियरी को पॉपुलर करने में हेल्प की थी, और इनके जो अधिकतर वर्क हैं वो हिस्ट्री एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब हम करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स और टर्म जो न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी को समझने में आपकी हेल्प करेंगी। इसमें पहली टर्म है कल्चरल पॉलिटिक्स। न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी में ये वर्ड भी यूज होता है। इसका मतलब है कि कल्चर इटसेल्फ इज लाइक अ बिग टेक्स्ट जिसे हमें रीड करना चाहिए। स्टडी ऑफ लिटरेचर इन रिलेशन टू कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इट्स टाइम। इसका मतलब ये भी है कि आप किसी भी टेक्स्ट को जब पढ़ोगे तो आपको उस टाइम की कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में भी ज़रूर पता करना चाहिए। इससे आपको टेक्स्ट समझ में आने में आसानी होगी। पावर एंड नॉलेज कॉन्सेप्ट फ्रॉम फूको, हाईलाइटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पावर स्ट्रक्चर्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। ये फूको का आइडिया था। नॉलेज कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, उन्होंने कहा था, जो हमेशा ऐसी पावर स्ट्रक्चर्स का पार्ट होती है जो उस टाइम पे डोमिनेट करते हैं या फिर उस टाइम पे पॉपुलर होते हैं। अगली टर्म है सेल्फ फैशनिंग। लोग अपने टाइम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने आप को शेप करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को सेल्फ फैशनिंग कहा गया है। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल शेप देयर आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। सेल्फ फैशनिंग दो तरीकों से बनती है। एक तो कल्चरल नॉर्म्स, जो भी उस जमाने के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी उसके अकॉर्डिंग लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, और दूसरा एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं उस समय उस इंडिविजुअल से, उसके अकॉर्डिंग भी सेल्फ फैशनिंग की जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है थिक डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग विद अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसका बहुत डिटेल में एनालिसिस करना, और क्या समझने के लिए, ये समझने के लिए कि वो किस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, उसी को थिक डिस्क्रिप्शन कहते हैं।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखेंगे और उनकी डेट्स को याद रखेंगे। इस थियरी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग बाय स्टीफन ग्रीनबॉल्ट। ये आपको ज़रूर याद रखना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1980। द न्यू हिस्टोरिसिज्म, और इसको एडिट किया था हैरोल्ड एरम विसर ने 1989 में, और इसको लिखा था स्टीफन ग्रीनबॉल्ट ने। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है, राइटर कौन था, एडिटर कौन था, और साथ में आप ये भी याद रखिए कि इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बुक है प्रैक्टिसिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म, और इसकी ऑथर है कैथरीन गैलेहर एंड स्टीफन ग्रीनबॉल्ट। इन दोनों ने मिलकर लिखी है ये बुक 2000 में। जेन टॉपकिंस के द्वारा लिखी हुई एक किताब जिसका नाम है सेंसेशनल डिजाइन्स, ये भी आपको ज़रूर याद रखनी है, 1985 इसका पब्लिकेशन ईयर है। न्यू हिस्टोरिसिस्ट ये भी मानते हैं कि क्रिटिक भी अपने टाइम के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए लिटरेचर के मीनिंग फिक्स्ड नहीं होते। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म का कि क्या क्रिटिसिज्म किया गया है इसका। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। इसका पहला पॉइंट जो क्रिटिसिज्म का है वो है रिलेटिविज्म। हर ट्रुथ या सच्चाई कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है, एक यूनिवर्सल या फिक्स्ड ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता। न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि ट्रुथ रिलेटिव होता है, मतलब हर समय, हर जगह और हर सोसाइटी का अपना सच होता है। जो एक टाइम पे ट्रू था वो दूसरे टाइम पे फॉल्स हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले के ज़माने में राजा थे वो सही लगते थे, अगर वो अपनी प्रजा के ऊपर रूल कर रहे हैं या उनसे टैक्स ले रहे हैं या उनको युद्ध में भेज रहे हैं तो वो सही लगता था। लेकिन आज के ज़माने में, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये सब बहुत ऑप्रेसिव लगता है। अगला पॉइंट है ओवर एम्फेसिस ऑन पावर। Some believe it focuses too heavily on power dynamics, neglecting aesthetic aspects. इसका मतलब ये है कि जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि न्यू हिस्टोरिसिज्म जो थियरी है वो बहुत फोकस करती है पावर डायनामिक्स के ऊपर, और जो एस्थेटिक एस्पेक्ट होता है आर्ट का उसको नेग्लेक्ट कर देती है। तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन। ह्यूमन एक्शन और लिटरेचर हिस्टोरिकल और कल्चरल फोर्सेस से डिटरमाइंड होते हैं, यानी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि कोई भी टेक्स्ट या राइटर फ्री विल से काम नहीं करता, उनका काम उनके टाइम, पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चरल प्रेशर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए आप शेक्सपियर के प्लेस को देख लीजिए। शेक्सपियर के सारे प्लेस जो हैं वो एलिजाबेथन जो पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजीज है, उसी से शेप हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कोहेरेंट हिस्टोरिकल थियोरी। न्यू हिस्टोरिसिज्म में एक भी सिंगल कंसिस्टेंट हिस्टोरिकल थियोरी नहीं होती, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इंपॉर्टेंस मिलती है। न्यू हिस्टोरिसिज्म हिस्ट्री को एक लीनियर या फिक्स नैरेटिव के रूप में नहीं देखता। ये मानता है कि हिस्ट्री फ्रेगमेंटेड होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है और कभी कभी अनरिलायबल भी होती है। इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें एक क्लियर हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क की कमी है। हर क्रिटिक का अपना व्यू है। अगला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर को सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना देना, उसके एस्थेटिक और इमेजिनेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर देना, ये काम भी इस थियरी में किया गया है। कुछ क्रिटिक्स न्यू हिस्टोरिसिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि लिटरेचर को सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्रोडक्ट के रूप में दिखा गया है, जैसे कि एक पुराना न्यूज़पेपर या कोई पॉलिटिकल रिपोर्ट हो। वो कहते हैं कि इस अप्रोच में टेक्स्ट की जो आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है, उसकी इमोशनल डेप्थ होती है और क्रिएटिव पावर होती है, उसको नेग्लेक्ट किया गया है, और सिर्फ एक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सिर्फ उसके टाइम के जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, सिर्फ उसी में रख के पढ़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस थियरी का एप्लीकेशन कैसे होता है लिटरेचर के ऊपर, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए कि सपोज हम शेक्सपियर का रिचर्ड सेकंड पढ़ें। न्यू हिस्टोरिसिस्ट बताते हैं कि एक सीन जहां किंग अपना क्राउन सरेंडर करता है वो पहले स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया गया था, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ को उस सीन से डेंजर लगता था। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि ड्रामा भी पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में होता है। तो हम सिर्फ स्टोरी नहीं देखते, हम देखते हैं कि सोसाइटी, पॉलिटिक्स और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस ने प्ले को कैसे शेप किया है। इस थियरी पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस थियरी को सबसे ज़्यादा किसने क्रिटिसाइज़ किया है। तो आपको नाम याद रखना है इसमें, कैमिल एना पालिया। इसकी स्पेलिंग आप याद रखिए, CAMILLE, कैमिल एना ANNA और पैलिया PAGLIA, इसमें जी साइलेंट है। तो इन्होंने बहुत हार्शली क्रिटिसाइज़ किया इस थियोरी को। इन्होंने कहा है कि इसमें रियल हिस्ट्री कम है, और कुछ स्कॉलर्स ने ये भी बोला है कि न्यू हिस्टोरिसिस्ट हैं वो रिलेटिविज्म में फंस जाते हैं, मतलब सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाता है, कोई क्लियर मीनिंग नहीं बचता।
तो ये जो थियरी है न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। इसमें हम टेक्स्ट को अकेले नहीं पढ़ते, उसके सराउंडिंग्स को, जैसे कि पॉलिटिक्स, कल्चर, रिलीजन, सोसाइटी, सबको कंसिडर करके पढ़ते हैं। आज के टाइम में भी ये अप्रोच रेलेवेंट है क्योंकि लिटरेचर एंड कल्चर आज भी इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको इस थियरी के बारे में और पढ़ना है तो आपको कुछ बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए या फिर एटलीस्ट उनके बारे में पढ़ना चाहिए। पहली बुक है द न्यू हिस्टोरिसिज्म बाय हैरोल्ड एरम विजर, जिसके राइटर हैं स्टीफन ग्रीनबॉल्ट और एडिटर हैं विजर। दूसरी बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये है बाय मिशेल फूको। तीसरी बुक है द पर्पस ऑफ प्लेइंग बाय लुइस मॉन्ट्रोस। और जो फोर्थ टेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं वो भी स्टीफन ग्रीनबॉल्ट का ही टेक्स्ट है, द सेवरे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में बुक्स लगी होती हैं या एसेज लगे होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे फूको का एक ऐसे है डिसिप्लिन एंड पनिश एंड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये 1975 और 1976 में ये बुक पब्लिश हुई थी। 1980 में ग्रीनबॉल्ट ने रेनेसांस सेल्फ फैशनिंग लिखी थी। 1982 में न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म जो है उसका यूज होना स्टार्ट हुआ था। 1989 में हैरोल्ड विजर की न्यू हिस्टोरिसिज्म बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। 2000 के बाद से ही थियरी लिटरेचर के साथ कल्चरल स्टडीज में भी इस टर्म का यूज होना स्टार्ट हुआ था। तो ये थी इस थियरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसकी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं जिसमें न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसके फाउंडिंग फिगर्स के बारे में बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सेल्फ फैशनिंग, न्यू हिस्टोरिसिज्म और क्या कनेक्शन है लिटरेचर का, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कल्चरल पॉलिटिक्स क्या होता है, आर्काइव का क्या मीनिंग है न्यू हिस्टोरिसिज्म में, हिस्टोरिकल मूवमेंट किसे कहते हैं, आइडियोलॉजी क्या होती है, रेजोनेंस क्या होता है, डायलॉगिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। हम अगले लेक्चर में करेंगे कल्चरल मटीरियलिज्म। सो इस थियोरी के ऊपर जो ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट में, वो 20 क्वेश्चंस हमने इकट्ठे करके यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में इनको एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में हम करेंगे कल्चरल मटीरियलिज्म, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट ऑथर्स, की टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स और आपको कौन से टेक्स्ट पढ़ के जाने चाहिए अगर आप कल्चरल मटीरियलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से एसेज हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उन सब के बारे में हम बताएंगे। लेकिन 20 डेज में भी बहुत अच्छा रिवीजन हो सकता है। आप रिवाइज करते रहिए आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं, और अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो ये जो नोट्स हैं ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे फॉर रिविजन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।